जय हिंद। आज दोस्तों हम क्लास एट्थ की आपकी जो एनसीईआरटी है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पॉलिटी की, इसका चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता को हम समझेंगे आखिर क्या होता है। कुछ पार्ट्स में हम इस चैप्टर को करेंगे, डिटेल में करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चैप्टर। शुरू करें दोस्तों, उससे पहले आप अगर नए हैं तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना, ठीक है। और वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी बाद में तो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा या कमेंट करके। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अब देखिए यहाँ पे जो आपका चैप्टर है एक हिस्ट्री से शुरू होता है। हिस्ट्री से ही अगर हिस्ट्री में अगर हम देखें तो रिलीजन के नाम पे देखिएगा ना, तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन हुई है, आपको भी पता है। हिटलर की अगर हम बात कर ले तो हिटलर ने क्या किया था, 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था, ठीक है। जूस का देखिएगा तो परसिक्यूशन उसने चालू किया था और बहुत सारे जूस मारे भी गए थे, 6 मिलियन लगभग जूस मारे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि रिलीजन के नाम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसी कट्टरपंथियाँ हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। हिटलर ने क्या सीन किया था, आज के टाइम पे भी होता है पर उतना हम आज पे जाएंगे नहीं, ठीक है। तो यही हम सेकुलरिज्म समझेंगे। और भारत आपको पता ही है कि एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हर रिलीजन को देखिएगा तो इक्वल लेवल का दर्जा हमने दिया है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या मतलब हमें दिखाते कि एक जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो माइनॉरिटीज़ को दबा रहा है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो माइनॉरिटीज़ है उन्हें फेस करनी पड़ती है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है रिलीजन के आधार पे। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। और ये एक्ट जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन का, परसिक्यूशन का, ये ज़्यादा तब बढ़ जाता है ना जब एक स्टेट जो है, एक कंट्री जो है, ठीक है। स्टेट यहाँ से, हम स्टेट से मतलब हमारा मतलब है नेशन से, ठीक है। वो क्या करे, वो जो सरकार बैठ रखी है वहाँ पे, वो एक रिलीजन को क्या कर दे, ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दे, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया ने मुस्लिम को देखिएगा तो ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है, ठीक है। मुस्लिम रिलीजन वहाँ का ऑफिशियल रिकॉग्निशन है। फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि जब एक स्टेट ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसी भी एक रिलीजन को दे देता है ना, तो सोचिए जिस मेजॉरिटी रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल चुका है तो वहाँ पे तो माइनॉरिटीज़ की तो वैसे भी बैंड बच जाएगी, दिक्कतें उन्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, इंडिया ने आज तक, या इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारा हमने क्या किया, आज तक कभी भी किसी रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया है, ठीक है। सारे जो रिलीजन है, धर्म है, हमने देखिएगा सबको इक्वल लेवल का दर्जा दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो फंडामेंटल राइट्स में भी आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने की बात कहता है। आपकी मर्जी, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर आप देखिएगा आर्टिकल 25 to 28 में आपसे ये बात कहता है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सेकुलर, आपको बताना है कि प्रियम्बल में सेकुलर शब्द मेंशन है या नहीं है। अगर है तो यस में आंसर दीजिएगा, नहीं है तो नो में। और अगर आपका आंसर यस होता है ना, तो आपको वो पूरी लाइन लिखनी है जिस लाइन में सेकुलर शब्द मेंशन है। सेकुलर टर्म को देखिएगा तो लिखा गया है, वो आपको पूरी लाइन लिखनी है, एग्जैक्ट लाइन लिखनी है अगर याद है तो, ठीक है। वैसे प्रियम्बल आप याद ही कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 10-12 बार अगर पढ़ लीजिएगा तो याद हो ही जाएगा, कुछ तो याद हो जाएगा। पूरा याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखिएगा, एग्जाम्स वगैरह में भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें प्रियम्बल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो नहीं भूलिएगा, ठीक है। वैसे भूलना भी नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। देखिएगा तो काफ़ी सारी एनसीईआरटीज़ की जो टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें भी प्रियम्बल लिखा रहता है, ठीक है। तो कभी उसी को खोल के पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं, अब समझेंगे कि आखिर सेकुलरिज्म होता क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू, अब देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगा दोस्तों, आपको थोड़ी हो सकता है आवाज़ अलग दिखे, थोड़ा कोल्ड और खांसी हो रखी है तो थोड़ा मैनेज करिएगा, मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज द इंटरप्रेट दिस। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल्स को आज़ादी है पूरी तरीके से, क्या वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसकी पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 25 to 28 में आप देख सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल राइट भी है, तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिएगा इंडिविजुअल्स का साथ देता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसी रिलीजन को दे दिया, इसलिए तो इंडिया को हम क्या कहते हैं, एक सेकुलर नेशन भी है, ठीक है। एक सेकुलर नेशन भी है, बहुत सारे धर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कई चीज़ें ना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आपको मैं समझाता हूँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी देश में माइनॉरिटी ग्रुप हो ही ना, माइनॉरिटी रिलीजन हो ही ना, ठीक है।
इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं कितने, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, ये सब आपकी माइनॉरिटीज़ हो, मेजॉरिटी हिंदू है। पर वहीं अदर साइड में अगर आप बाकी नेशंस के जैसे पाकिस्तान को ही देख ले तो वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हो गए, माइनॉरिटीज़ में बाकी सिख्स आ गए, फिर आपके ये जो हिंदूज है थोड़े बहुत जो वहाँ पे वो आ गए। सऊदी अरेबिया में भी ऐसा ही है, इज़राइल में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी देश में अगर आप रह रहे हो तो उसमें सारे मतलब माइनॉरिटी हो ही ना, ठीक है। अब वो देखने वाली बात होती है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के मतलब उनका डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो ये भी देखने वाली बात होगी रहती है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। अब रिलीजियस फ्रीडम तो सबको है, पर इंडिया ने एक और स्ट्रेटेजी देखिएगा तो अडॉप्ट की थी क्या, कि जो रिलीजन की जो पावर है ना और जो स्टेट की पावर है इनको सेपरेट कर देना है, ठीक है। आपस में ये एक तरीके से काम नहीं करेंगी। अगर स्टेट की जो पावर है यानी जो गवर्नमेंट बैठ रखी है या और जो रिलीजन की पावर है अगर ये एक ही के पास होगी, ठीक है, ये अगर साथ में चल के काम करेंगे, सेपरेट नहीं है, तो क्या होगा ना, जब भी ये कुछ मतलब योजनाएं वगैरह लेके आएंगे मान के चलिए, तो वो एक कम्युनिटी को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए लेके आएंगे, ठीक है। मेजॉरिटी जो रिलीजन होगा उनकी तरफ वो दिखेगा, जो योजना जो स्कीम वगैरह ये जो भी लॉ वगैरह होगा, कानून होगा, वो उनकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा और माइनॉरिटीज़ को दिक्कत होगी। तो इंडिया ने क्या किया है, जो रिलीजन की जो पावर है इसको अलग कर दिया, ठीक है। रिलीजन एक अलग चीज़ है और जो पावर ऑफ स्टेट है, सरकार के जितने भी काम कानून चलेंगे, ठीक है, कार्य चलेंगे, वो एक अलग है। ये दोनों को हम आपस में देखिएगा तो जोड़ नहीं सकते, तो इसे सेपरेट कर दिया है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेकुलरिज्म और कुछ नहीं, सेकुलरिज्म की डेफिनेशन आप देखिएगा तो यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, रिलीजन को सेपरेट कर दो स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म का यही मतलब है, और भारत आपको पता ही है कि सेकुलर नेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, रिलीजन, ठीक है, रिलीजन और स्टेट को अलग कर दो, ये साथ में कभी भी काम नहीं कर सकते, साथ में काम करेंगे तो बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। अब जिस कंट्री में ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल चुका है किसी रिलीजन को, सऊदी अरेबिया जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत देखने को मिलती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट और रिलीजन ज़्यादातर देखिएगा तो कंट्रीज़ में ऐसे ही काम करती हैं अलग। अब यहाँ पे एक देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम इट, आखिर ज़रूरी क्यों है कि हम जो रिलीजन है और स्टेट है इनको अलग करते हैं, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है, ये हम देखते हैं। पहला देखिएगा, द सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट पावर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब सेपरेशन देखिएगा जो रिलीजन और स्टेट पावर है इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिकली क्या कर सके, फंक्शन कर सके, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी हो सकता है डेमोक्रेटिकली, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इनकी पावर अगर सेपरेट नहीं की है तो एक आपको मैंने बताया था ना अभी कि मेजॉरिटी जो रिलीजन है उनके फेवर में ज़्यादा मतलब लॉज कानून जो भी लेके आएगी सरकार, स्टेट लेके आएगा, वो ज़्यादा झुका हुआ दिखेगा। तो ये भी डेमोक्रेटिकली अगर कंट्री को चलाना है, अच्छे से फंक्शन करना है डेमोक्रेटिकली, तो सेपरेट कर दो रिलीजन और स्टेट की पावर को। इन ए कंट्री सम रिलीजियस ग्रुप्स आर इन मेजॉरिटी एंड सम रिलीजियस ग्रुप्स इन माइनॉरिटी। ये तो आपको पता ही है कि हर कंट्री में देखिएगा तो आपको एक मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप और एक माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against the and persecute persons of other religions। नोट करिएगा दोस्तों, मतलब नोट अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए या नोट करिए अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर एक मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप जो है उसके पास अगर स्टेट पावर भी होगी ना तो क्या कर सकता है, आसानी से देखिएगा तो उस पावर का यूज़ करके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ करके दूसरे रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, उन्हें परसिक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है, मतलब गलत तरीके से पावर का यूज़ होगा। फिर अगर एक मेजॉरिटी रिलीजियस के पास भी देखिएगा तो स्टेट पावर होगी, तो ये हमें देखने को मिलता है। ये मैंने आपको अभी बार बार बताया है, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आपकी किताब में मेंशन है। नेक्स्ट देखें, if state power is used with religious viewpoint then it would lead to discrimination and even killing of people of religion who is not in power। अब देखिए जो स्टेट की जो पावर है अगर वो हर डिसीजन रिलीजियस व्यू पॉइंट लेके लेके अगर देखने लग गई या काम करने लग गई उस व्यू पॉइंट से, रिलीजियस व्यू पॉइंट से, तब क्या होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दे देगा और इवन ये किलिंग भी हो सकती है, लोगों को मारा भी जा सकता है धर्म के नाम पे। किनको मारा जा सकता है, जो रिलीजन पावर में है ही नहीं,
ठीक है, यानी माइनॉरिटीज़ को देखिएगा तो मारा जा सकता है। इफ स्टेट पावर इज यूज्ड विथ रिलीजियस व्यू पॉइंट, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। स्टेट पावर को कभी भी रिलीजियस व्यू पॉइंट से देखिएगा तो यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, किलिंग होगी, लोगों को मारा जाएगा धर्म के नाम पे, ठीक है। तो बड़ी देखिएगा तो कंट्री में देखिएगा तो एक दिक्कत आ जाएगी, सिविल वॉर टाइप की, अब सिविल वॉर की सिचुएशन भी बन सकती है, ये भी एक बड़ी चीज़ है, पर हो सकता है। Another reason that is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently. देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो सेपरेट हमें करना ज़रूरी है रिलीजन और स्टेट को, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ ईजिली फंक्शन कर पाए। क्यों? अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में आप रह रहे हैं तो रिलीजन और स्टेट को इसलिए भी अलग करना ज़रूरी है क्योंकि ये फ्रीडम प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन, ठीक है, ठीक है। अब अगर एक बंदा मान लीजिए किसी एक रिलीजन में अभी है, पर वो उस रिलीजन को एग्जिट करके दूसरे रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, उससे ज़्यादा प्रभावित है, तो ये उस सोसाइटी में अलाउड बिल्कुल नहीं होगा जहाँ पे रिलीजन और स्टेट की पावर देखिएगा तो एक साथ काम कर रही है, ठीक है। वहाँ पे एकदम ये चीज़ फॉलो नहीं हो सकती, पर इंडिया में ये चीज़ नहीं है। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी के प्रेशर में आए बिना, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रीडम किसी के नहीं छीन सकते हैं, ये भी हमें देखने को मिलेगा। और डेमोक्रेटिकली अगर अच्छे से फंक्शन करना है तो फ्रीडम तो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन और स्टेट की पावर्स है, इसको अलग करना है, इसलिए भी ज़रूरी है। फिर अगर कोई बंदा है वो दूसरे रिलीजन से देखिएगा तो प्रभावित है, तो वो उसकी प्रशंसा भी कर सकता है यहाँ पे। और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। अब कोई रिलीजियस टीचिंग्स हैं, ठीक है, आपके जो रिलीजन है, ठीक है, उसकी वो कुछ बातें कहता है, तो आप कुछ और समझते हैं, आप उसे किसी और तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कोई और किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता है, सही के लिए इंटरप्रेट कर रहा है, पर किसी और तरीके से अगर वो इंटरप्रेट करता है तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। पर अगर वहीं स्टेट की पावर और जो रिलीजन है ये साथ में अगर काम करते हैं तो क्या होगा, जो स्टेट ने कह दिया कि आप इस रिलीजियस टीचिंग्स को इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आप उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी दिक्कत आती है। तो आज का आपका देखिएगा तो टॉपिक यहीं समाप्त होता है, सही हिंदी बोल दिया, शुद्ध हिंदी एकदम। तो आज का यही टॉपिक आपका फिनिश हो गया, ठीक है। कल करेंगे, आप देखिए आपकी दोस्तों आज आने वाली थी हिस्ट्री की भी, आज मैं करवाने वाला था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट जो आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आज आपको करवाने वाला था, जो सेकंड चैप्टर आपका फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का। पर थोड़ी आज मतलब आपको पता है कि कनेक्शन क्या कह रहा हूँ मैं, कंडीशन ख़राब लग रही है, दिक्कत आ रही है बोलने में, ठीक है, तो इसलिए आज नहीं आ पाएगा, माफ़ कीजिएगा। कल मैं पक्का लेके आऊँ। कल आपका देखिए एनसीईआरटीज़ की क्लासेस तो नहीं होंगी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के एक एक लेक्चर्स आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। कल फिजिकल ज्योग्राफी में जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स करेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी में पॉलिटिकल जो इंडिया है उसे थोड़ा बहुत समझेंगे, राज्य की राजधानी है, टॉपिक ऑफ कैंसर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। भारत का एरिया कितना है, क्या चीज़ है, सब चीज़ हम देखेंगे कल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना। थैंक यू सो मच, ठीक है, बने रहिएगा नॉलेज कैसल के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।